गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस उदय आज प्रेजेंट हुआ हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फर्स्ट लेक्चर के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पहला टॉपिक जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या, चार्ज क्या है, चार्ज के यूनिट्स कौन कौन से हैं और उसके बाद चार्ज के प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे उस पे बेस्ड छोटे छोटे, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मैं और करता हूँ आपसे कि प्लीज़ मेरे चैनल को जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट में चार्ज का स्टडी। तो रेस्ट में है चार्ज, तो करेंगे किसका स्टडी? चार्ज का क्या स्टडी करेंगे? तो चार्ज है क्या, चार्ज का डेफिनेशन स्टडी करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी स्टडी करेंगे। अगर रेस्ट में है चार्ज, स्टैटिक है चार्ज, तो उस कंडीशन में उससे रिलेटेड कौन कौन से फेनोमेनन सराउंडिंग में हो सकते हैं, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखना, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पढ़ेंगे क्या यहाँ पे? चार्ज की प्रॉपर्टीज, स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? स्टैटिक चार्ज की प्रॉपर्टीज। उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टीज एंड फेनोमेनन्स रिलेटेड टू स्टैटिक चार्ज। तो सवाल है कि फेनोमेनन्स पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या? प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो ये बताओ सर कि चार्ज होता क्या है? तो हम लोग चार्ज का डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं चार्ज है क्या? सबसे पहले चार्ज है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है क्या? तो देखना, दुनिया के किसी भी बॉडी के ऊपर उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है चार्ज, मतलब उसमें निहित रहने वाला प्रॉपर्टी है चार्ज, जिसकी वजह से वो बॉडी चाहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या किसी दूसरे सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या किसी दूसरे सोर्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है। साथ साथ दोनों घटनाएं हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड दोनों साथ साथ प्रोड्यूस कर सकता है या दोनों को साइमल्टेनियसली एक साथ एक्सपीरियंस कर सकता है। साथ ही साथ चार्ज को अगर एक्सेलरेटेड मोशन में सेट कर देंगे तो वो एनर्जी भी लिबरेट करेगी, यानी वहाँ से एनर्जी भी इमिट होंगे छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम देखते हैं चार्ज है क्या। इट इज इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसमें निहित प्रॉपर्टी है, बाय वर्च्यू ऑफ विच जिसकी वजह से बाय वर्च्यू ऑफ विच इट प्रोड्यूसेस एंड और experiences
produces and or experiences electric or magnetic effect and can also emit and may also emit energy। तो यहाँ पे देखना, किसी भी ऑब्जेक्ट की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, उसमें निहित रहने वाली प्रॉपर्टी है चार्ज, बाई वर्चू ऑफ विच, जिसकी वजह से इट प्रोड्यूसेस, ये प्रोड्यूसेस और एंड और एक्सपीरियंसेस, एंड और दोनों लिखा गया है यहाँ, यानी प्रोड्यूस कर सकता है या एक्सपीरियंस कर सकता है, या प्रोड्यूस और एक्सपीरियंस दोनों कर सकता है, ठीक है, साइमल्टेनियसली। एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट, यानी किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है या किसी दूसरे के द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, एंड में ऑल्सो इमिट एनर्जी, और एनर्जी को कुछ स्पेशल केसेस में इमिट भी करता है। तो हम देखते हैं कि कब कब ये सारी चीज़ें होती है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिस पे हमने चार्ज दे दिया है कितना, प्लस क्यू, इस पे चार्ज हमने कितना दे दिया है, प्लस क्यू। अभी ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, यानी इसकी वेलोसिटी v इज इक्वल टू है 0, वेलोसिटी v 0 है और एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v है कितनी, 0। वेलोसिटी भी 0 है, एक्सेलरेशन भी 0 है। क्या कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें वेलोसिटी तो 0 हो लेकिन एक्सेलरेशन 0 ना हो? तो आपने पढ़ा है ग्रेविटी में 9th-10th क्लासेस में कि हम ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में एक ऑब्जेक्ट को फोर्स लगा के वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करते हैं। जब टॉप पॉइंट पे बॉल होती है तो उस कंडीशन में वहाँ पे बॉल कुछ सेकंड के लिए, कुछ समय के लिए रुकती है, तो रुकती तो है तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। लेकिन जब वो वापस धरती के केंद्र की ओर आती है, अर्थ के सेंटर की तरफ मूव करती है, या उसी जगह पे पूछा जाए कि जिस समय वेलोसिटी 0 हुई है क्या वहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो आप कहेंगे कि हाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वर्क कर रही है, तो वहाँ पे वेलोसिटी 0 है बट एक्सेलरेशन 0 नहीं है। तो वैसा यहाँ नहीं होना चाहिए, वेलोसिटी भी 0 होनी चाहिए, साथ ही साथ एक्सेलरेशन भी क्या होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे जब दोनों के दोनों 0 हैं तो उस कंडीशन में क्या होंगे, ये चार्ज पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0 होगा। सवाल है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, तो नहीं, यानी जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट में हो तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू 0। सवाल है कि क्या एनर्जी भी इमिट करेगी ये ऑब्जेक्ट, तो जवाब है नहीं। तो यहाँ पे एनर्जी इमिटेड इज इक्वल टू 0। आपने कहा कि सर रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस भी करेगा? जवाब है हाँ। क्या ये ऑब्जेक्ट अपने द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा? जवाब है नहीं। कोई भी सोर्स खुद के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करती है, कोई भी सोर्स खुद के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करती है, यानी जिसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाए वो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने ही सोर्स पे कभी भी फोर्स एग्जर्ट नहीं करती है। तो यहाँ पे देखना, ये खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस नहीं करेगी ऑब्जेक्ट, तो करेगी किसका? मान लेता हूँ कि एक कहीं पे यहाँ पे प्लस क्यू छोटा सा चार्ज है और इसने इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस किया है, तो जब इस छोटे वाले प्लस क्यू के द्वारा प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स
इसके इलेक्ट्रिक लाइंस को फोर्स को इंटरसेक्ट करेंगे, कट करेंगे, तो उस कंडीशन में इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस करेगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को ये एक्सपीरियंस करेगा। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस भी करेगा, एक्सपीरियंसेस ऑल्सो, ठीक है। तो चार्ज जब रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा और न ही एनर्जी इमिट करेगी। चलते हैं अगला केस। अब इसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को मैं क्या करता हूँ, मोशन में सेट कर देता हूँ। मोशन तो से मैं सेट तो करता हूँ, लेकिन वेलोसिटी कैसी है, वेलोसिटी है कांस्टेंट, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी के पास दो चीज़, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होगी जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। यानी ये पार्टिकल मान लो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से नॉर्थ के डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसकी वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों टाइम के साथ बदलना नहीं चाहिए। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब हम जानते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, ए इज इक्वल टू जीरो। पहले रेस्ट में था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया, अब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो ये दो चीज़ें प्रोड्यूस करेगी। क्या क्या, पहली इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ये अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये ऑब्जेक्ट अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। क्या मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, जवाब है हाँ। जब पार्टिकल मोशन में हो तो वैसे कंडीशन में अपने चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बिखेरती है, यानी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। यानी इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। जवाब, सवाल है कि क्या एनर्जी भी लिबरेट करेगी, एनर्जी भी इमिट करेगी, जवाब है नहीं। जब कांस्टेंट वेलोसिटी से पार्टिकल मोशन कर रही हो तो वैसे कंडीशन में एनर्जी लिबरेट नहीं करती है, यानी एनर्जी इमिटेड ई इज इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं आगे। पहले केस में चार्ज पार्टिकल रेस्ट में थी तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे केस में चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस की और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस की रही। अब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो देखते हैं थर्ड केस। यहाँ पे इसी चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल वेलोसिटी से v इज इक्वल टू वेरिएबल, यानी वेलोसिटी नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। चाहे तो मैग्नीट्यूड बदल रही है, चाहे तो डायरेक्शन बदल रही है, या फिर साइमल्टेनियसली दोनों बदल रही है, तो वैसे कंडीशन में ये मोशन एक्सेलरेटेड होगा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं तो एक्सेलरेशन होगा, यानी एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है तो ऐसे कंडीशन में अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड नॉट इक्वल टू जीरो। अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगी, यानी इसके द्वारा प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो। सवाल है कि क्या एनर्जी भी इमिट करेगी, तो जवाब है हाँ। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म करती है तो उस कंडीशन में यहाँ पे वेव के फॉर्म में एनर्जी निकलती है, यानी छोटे छोटे फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होगी यहाँ पे, यानी फोटॉन्स यहाँ पे बाहर निकलेंगे, यानी एनर्जी इमिटेड ई नॉट इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे चार्ज के तीन कंडीशंस बने, पहले में रेस्ट में है, दूसरे में कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है, और तीसरे में वेरिएबल वेलोसिटी से मोशन में है। तो इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है सर, या सिर्फ इसमें से एक दो के बारे में? तो जवाब है
कि जो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर है उसमें स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज इन रेस्ट के बारे में पढ़ना है। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम चार्ज इन रेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। दूसरा, जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन में है तो इसमें पढ़ते हैं हम डीसी करंट। क्या पढ़ते हैं? डीसी करंट। इसको मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी भी कहते हैं। डीसी करंट को मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे, मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे, ठीक है। या इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से भी पढ़ेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब तीसरा कंडीशन है जहाँ पे एनर्जी भी इमिट होगी, एक्सेलरेटेड मोशन परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं, डीसी करंट, ठीक है, और या मोबाइल इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैग्नेटिक इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो यहाँ पे इसी से रिलेटेड चैप्टर्स हमें पढ़ने होंगे। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ डीसी करंट, डीसी करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ डीसी करंट। अब वैसा कंडीशन जिसमें एक्सेलरेटेड मोशन चार्ज परफॉर्म कर रही है तो इससे रिलेटेड चैप्टर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसी का पार्ट है एसी। तो इससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो 3 पार्ट्स में बट गए। ये जो भी चार्ज से रिलेटेड चैप्टर्स हैं वो 3 पार्ट्स में बट गए हैं, ठीक है। उनके बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे सवाल है कि सर एक्सपीरियंस करता है, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा। मान लीजिए आप सर कह रहे हैं कि ये फोर्स लगाता है, तो मान लीजिए कि अभी अभी एक स्टार का जन्म हुआ है बहुत ही दूर 5 लाइट ईयर के डिस्टेंस पे। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है और अर्थ को मैं चार्ज कर देता हूँ, अर्थ को मैं क्या करता हूँ? चार्ज कर देता हूँ। या मान लीजिए, हटाइए, ये दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। दूसरा एग्जांपल इस तरह से है कि मान लीजिए आपकी गर्लफ्रेंड है और जिद कर रही है कि मुझे चांद तारे चाहिए। तो कोई तारा स्टार को तोड़ के आप ला सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, ये तो आप भी जानते हैं। गर्लफ्रेंड से ज़्यादा जान तो प्यारी होगी ही, क्योंकि वो तो बदलते रहेगी। जान तो एक बार चली गई तो फिर आएगी नहीं, और स्टार पे जाएंगे तो जान तो चली ही जाएगी, ये आप जानते हैं। तो आपने क्या कहा कि ऐसे स्टार मांगने वाले, तारे मांगने वाले से छुटकारा आज पा ही लेता हूँ। आपने क्या किया कि एक एयरक्राफ्ट या स्पेसशिप में उसी को बिठा दिए, ठीक है, ये है स्पेसशिप, उसी को बिठा दिए यहाँ पे, ठीक है, और भेज दिए यहाँ से स्टार को तोड़ने के लिए। यहाँ पे कोई स्टार है तोड़ने के लिए। मान लीजिए ये अर्थ सरफेस है, ठीक है, अर्थ सरफेस है और वहाँ पे स्टार है। स्टार का अपना एटमॉस्फेयर होगा, और जब ये शिप और आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ पहुँचेगी तो इसके एटमॉस्फेयर की वजह से मान लीजिए कि इसके शरीर से और स्पेसशिप से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। तो यहाँ पे ये जो स्पेसशिप पहुँचा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा। मान लीजिए कि इस पे चार्ज आ गया +Q, और अर्थ से इस स्टार का डिस्टेंस जो है मान लीजिए 10 लाइट ईयर है, 10 लाइट ईयर है। यानी यहाँ से यहाँ तक लाइट को जाने में 10 वर्ष का समय लगता है, 10 ईयर का टाइम स्पेंड करना पड़ता है। तो सवाल उठता है कि जब यहाँ पहुँची तो आपकी गर्लफ्रेंड चार्ज हो गई। अब वो
आप पे भी चार्ज मैं दे देता हूँ। आप यहाँ पे अर्थ के सरफेस पे खड़े हैं और आप पे भी चार्ज दे देता हूँ। मान लीजिए प्लस क्यू आप पे भी चार्ज दे देता हूँ, आपका भी इलेक्ट्रॉन खींच के निकाल लेता हूँ। तो सवाल ये उठता है कि इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया जाएगा वो कितने देर बाद आप पे फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो देखना, आप पे चार्ज है, इस पे चार्ज है, दोनों पे चार्ज है। क्या दोनों के दोनों तुरंत जैसे ही चार्ज डेवलप होंगे आप दोनों पे, वैसे ही एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करना शुरू कर देंगे? तो जवाब है नहीं। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पहुँचने में 10 लाइट ईयर का टाइम लगेगा। ठीक है, यानी सेटिंग टाइम जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, सेटिंग टाइम जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो ट्रेवलिंग टाइम ऑफ लाइट के इक्वल होता है। लाइट को यहाँ से यहाँ आने में 10 ईयर का टाइम लगेगा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे सेट होने में भी कितना टाइम लगेगा? 10 लाइट ईयर, यानी 10 वर्ष बाद इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप पे वर्क करने लगेगा और रिपल्सन शुरू होगा। जब उसको पता चलेगा कि इस स्टार को हम तोड़ नहीं पाएंगे, उसने हमसे छुटकारा पाने के लिए हमारी बलि दे दी है। जब तक उसका रिपल्सन यानी नफ़रत आप तक पहुंचेगा, तब तक वो निपट चुकी होगी, या 10 वर्ष बीत गए होंगे, तब तक इधर आपके 4-5 बच्चे हो गए होंगे, उसकी कोई ज़रूरत रही ही नहीं होगी। चलता हूँ आगे। ठीक है, तो ये डिलीट करता हूँ। चलिए अब हम शुरू करते हैं चार्ज के यूनिट्स का स्टडी। तो चार्ज है क्या, वो आपने देख लिया। चार्ज क्या क्या कर सकता है वो आपने देख लिया। छोटे मोटे फेनोमेन्स के बारे में आपने देख लिया। अब हम लोग चार्ज के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से यूनिट्स एप्लीकेबल हैं और डिफरेंट सिस्टम में कौन कौन से यूनिट होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो देखना, यूनिट्स ऑफ चार्ज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहला यूनिट कौन सा होगा? स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी SI यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। तो चार्ज का SI यूनिट है कूलम्ब। कूलम्ब। जब भी साइंटिस्ट या एक्सपेरिमेंटर का नाम किसी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट के तौर पे लिखा जाता है और पूरा नाम लिखा जाता है, तो सारे के सारे लेटर्स स्मॉल होते हैं। फर्स्ट लेटर भी क्या होंगे? स्मॉल। लेकिन जब यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाएगा तो ये लेटर कैपिटल होगा, यानी कूलम्ब का सिंबल जो होगा वो क्या होगा? कैपिटल होगा। इस कूलम्ब को एम्पियर मीटर भी कहते, एम्पियर सेकेंड भी कहते हैं। एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड। अब यहाँ पे एम्पियर भी एक्सपेरिमेंटर साइंटिस्ट का नाम है, तो इसका सिंबल कैपिटल A और सेकेंड का सिंबल स्मॉल a। एम्पियर सेकेंड। अब सवाल है कि ये कूलम्ब या एम्पियर सेकेंड होता क्या है? तो हम लोग इसको डिफ़ाइन करते हैं। दो तरह से डेफिनेशन हम लोग देंगे। तो हम डेफिनेशन देते हैं, इस तरह से देखना आप, दो तरह से डेफिनेशन देंगे।
कूलम्ब ने एक रूल दिया था, आप लोग 9th-10th के बेसिक में पढ़ के आए होंगे, कूलम्ब्स लॉ ऑफ चार्ज। उन्होंने क्या कहा था कि मान लो कि दो चार्जेज हैं, मैं दोनों इक्वल चार्ज लेता हूँ, प्लस क्यू और प्लस क्यू। दो इक्वल चार्जेज हैं, प्लस क्यू बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। ये वैक्यूम में रखे हुए हैं। कहाँ रखे हुए हैं? वैक्यूम में। कितने डिस्टेंस पे? r इज इक्वल टू 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। तो हम जानते हैं कि लाइक चार्ज के बीच रिपल्सन होता है और अनलाइक चार्ज के बीच अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों चार्जेज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो रिपेल करेंगे, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा F, उतना ही रिएक्शन वो लगाएगा इस पे F। इस फोर्स के बारे में आप पढ़े हैं कि ये जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, दोनों चार्जेज को मिलाने वाले लाइन के अलॉन्ग वर्क करता है, सेंट्रल नेचर का होता है, बीच के इंटरविनिंग मीडियम पे डिपेंड करता है, और तीसरे चार्ज के प्रेजेंस और एब्सेंस से इंडिपेंडेंट होता है इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन। ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। तो हमने क्या पढ़ा है कि ये दोनों चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के, यानी Q इंटू Q के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब कंबाइन करते हैं तो ऑन कंबाइन करते हैं तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, और यहाँ से जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, जहाँ K कहलाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इसके बारे में आगे पढ़ेंगे एब्सोल्यूट परमिटिविटी वगैरह के टर्म में। SI सिस्टम में इस K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब देखना कूलम्ब का डेफिनेशन क्या कहता है। फोर्स का फॉर्मूला आपने देख लिया, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। अगर यहाँ चार्जेज अलग अलग होते Q1 Q2 तो यहाँ Q स्क्वायर की जगह Q1 इंटू Q2 होता। अब यहाँ देखना कूलम्ब का डेफिनेशन क्या कहता है कि अगर दो लाइक चार्जेज Q और Q वैक्यूम में R इज इक्वल टू 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं। कितने डिस्टेंस अपार्ट रखे हुए हैं? 1 मीटर। और ये दोनों एक दूसरे पे F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं। तो ये दोनों चार्ज का अमाउंट जो होगा वो 1 कूलम्ब होगा। कितना होगा? 1 कूलम्ब। देखना कैसे। F की वैल्यू F इज इक्वल टू हमने देखा K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू रखता हूँ 9 इंटू 10⁹ न्यूटन इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। K की वैल्यू रख दिया, Q की जगह Q रखता हूँ और R की जगह 1 मीटर का स्क्वायर। यहाँ देखना न्यूटन ने न्यूटन को मार दिया, मीटर स्क्वायर ने मीटर स्क्वायर को काट दिया। तो 9 ने 9 को मारा एक तमाचा, 10⁹ ने 10⁹ को खल्लास कर दिया। तो यहाँ बचा कितना? ये कूलम्ब स्क्वायर यहाँ आएगा और यहाँ बचा है 1। तो 1 कूलम्ब स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया Q स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू अंडर रूट 1 कूलम्ब स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 कूलम्ब।
प्लस माइनस 1 कूलम। यहाँ से 1 कूलम का डेफिनेशन आता है, क्या वो देखना। अगर दो इक्वल चार्जेज वैक्यूम में 1 मीटर अपार्ट रखे हुए हैं और एक दूसरे पे 9 × 10⁹ न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उन दोनों चार्जेज का अमाउंट जो होगा, प्रत्येक चार्ज जो होंगे वो कितने के इक्वल होंगे, 1 कूलम के इक्वल। तो यहाँ पे मैं डेफिनेशन को लिखता हूँ। इफ़ two equal charges placed in vacuum 1 meter apart exert electrostatic force of 9 × 10⁹ Newton on each other, then each charges are of 1 कूलम। ईच चार्जेज आर ऑफ 1 कूलम। तो ये था कूलम्ब का पहला डेफिनेशन। अब एम्पियर सेकेंड वाला डेफिनेशन देखते हैं। एम्पियर सेकेंड को ही कहा जाता है कूलम्ब, या कूलम्ब को ही कहा जाता है क्या, एम्पियर सेकेंड। ये दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग हैं। तो अब हम एम्पियर सेकेंड का डेफिनेशन देखते हैं। तो देखना, दूसरा डेफिनेशन इधर से डिलीट करता हूँ। देखना यहाँ सेकेंड डिफिनेशन एम्पियर सेकेंड और कूलम्ब का। मान लो ये एक वायर है, इस वायर से करंट फ्लो कर रही है। मैंने एक क्रॉस सेक्शन लिया है इसका, इस तरह से ये क्रॉस सेक्शन है, इससे करंट फ्लो कर रहा है। ऐसे का मतलब हुआ कि इधर भी आगे तक जा रही है वायर और इधर भी कंटिन्यूअस है। तो मान लो यहाँ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है, क्लियर। तो चार्ज का फ्लो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट, और हम जानते हैं चार्ज Q = इलेक्ट्रिक करंट I × टाइम t। मान लो इस वायर के किसी क्रॉस सेक्शन से I = 1 एम्पियर का करंट, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का करंट, टाइम t = 1 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। क्या करता है, कंटिन्यूअसली फ्लो करता है। तो यहाँ चार्ज Q = I × t। अगर 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता है, तो यहाँ से फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट Q = कितना होगा, 1 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं, कूलम। यानी फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट क्या होगा 1 कूलम। तो अगर किसी वायर से 1 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली 1 कूलम का और कंटिन्यूअसली 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास करने वाले चार्ज का अमाउंट होगा 1 कूलम। तो यहाँ पे दूसरा डेफिनेशन लिखते हैं। इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर flows
continuously for 1 second through a conductor, then charge flown through any cross section of wire is 1 कूलम्ब। तो ये था सेकंड डेफिनेशन किसका? कूलम्ब का। अब हम लोग चलते हैं यहाँ एसआई यूनिट में एक ही यूनिट है कूलम्ब। अब हम इसका सीजीएस यूनिट पढ़ते हैं। सीजीएस सिस्टम में 2 यूनिट्स हैं, उसके बारे में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखना, सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम में चार्ज का यूनिट पढ़ते हैं। तो दूसरा है सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे देखना, सीजीएस यूनिट 2 हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को और क्या कहते हैं? गॉसियन यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट को गॉसियन यूनिट भी कहते हैं। इसका सिंबल होता है ESU और स्टैट कूलम्ब। इसको सिंबलाइज ऐसे करते हैं, स्टैट कूल, स्टैट कूल। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या गॉसियन यूनिट पहला है। ये बहुत ही छोटी यूनिट है, इसलिए इम्प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकली इसका यूज नहीं होता है। अब दूसरा क्या है? दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट को EMU से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, या इसको AB कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं, AB कूलम्ब को सिंबलाइज करते हैं इस तरह से, AB स्मॉल और कैपिटल C लास्ट में, ABC। ये बिग यूनिट है, ठीक है, कूलम्ब से बड़ी यूनिट है, और ये प्रैक्टिकल यूनिट है। कैसा यूनिट है? प्रैक्टिकल यूनिट है। तो अब हम इनके बारे में बारी बारी से पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या गॉसियन यूनिट क्या है, फिर पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है इस दोनों में अंतर, इसका यूज क्यों नहीं करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, और इसका यूज क्यों करते हैं प्रैक्टिकल पर्पस के लिए, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। तो चलते हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या गॉसियन यूनिट। देखना, ESU और स्टैट कूलम्ब। ESU या स्टैट कूलम्ब। देखना, बिल्कुल पहले की तरह हम डिफ़ाइन करते हैं इसको। जैसे हमने कूलम्ब को डिफ़ाइन किया था कि 2 इक्वल चार्जेज Q और Q रखे हुए हैं, R = 1 मीटर अपार्ट। तो यहाँ पे 2 इक्वल चार्जेज रखे हुए हैं,
वैक्यूम में कितने डिस्टेंस अपार्ट, R इज इक्वल टू CGS सिस्टम में डिस्टेंस का यूनिट होता है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं और ये दोनों एक दूसरे पे 1 डाइन का फोर्स लगाते हैं। कितना? 1 डाइन का फोर्स लगाते हैं। ये भी और ये भी एक दूसरे पे 1 डाइन का फोर्स लगाते हैं। दो इक्वल चार्जेज हैं, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर अपार्ट वैक्यूम में रखे हुए हैं और एक दूसरे पे फोर्स कितना लगाते हैं? 1 डाइन। ये भी इस पे और वो भी इस पे, कितने का? 1 डाइन का। तो दोनों चार्जेज का अमाउंट होगा कितना? 1 स्टैट कूलम या 1 ESU। देखना यहाँ पे फोर्स F इज इक्वल टू हमने पढ़ा है K Q1 Q2, तो Q इंटू Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। CGS सिस्टम में K की वैल्यू होती है 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। ये K की वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की। अब यहाँ पे देखते हैं हम ESU या स्टैट कूलम का डेफिनेशन। मान लो दो इक्वल चार्जेज Q और Q एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हैं और दोनों एक दूसरे पे फोर्स अप्लाई करते हैं 1 डाइन का। कितने का? 1 डाइन का। ये भी और ये भी, और रखे कहाँ पे हैं? वैक्यूम में। तो इस दोनों चार्ज का अमाउंट कितना होगा? 1 स्टैट कूलम। देखिए कैसे, F इज इक्वल टू K Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। F की वैल्यू मैं लेता हूँ 1 डाइन इज इक्वल टू K की वैल्यू CGS सिस्टम में 1 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ESU स्क्वायर। अब Q को एज इट इज रहने देता हूँ, तो Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। यहाँ से देखना, डाइन ने डाइन को मार दिया, सेंटीमीटर स्क्वायर ने सेंटीमीटर स्क्वायर को मार दिया। यहाँ 1 बचा है, 1 ESU का स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ESU का स्क्वायर। यहाँ से Q इज इक्वल टू कितना आएगा? अंडर रूट 1 ESU का स्क्वायर, और Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 ESU। इसका मतलब क्या है कि अगर दो इक्वल चार्जेज वैक्यूम में 1 सेंटीमीटर अपार्ट रखे हुए हों और दोनों एक दूसरे पे 1 डाइन का फोर्स अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करते हैं, तो दोनों चार्जेज का अमाउंट कितना होगा? 1 ESU 1 स्टैट कूलम। तो यहाँ पे लिखते हैं डेफिनेशन, इफ़ टू इक्वल चार्जेज placed 1 centimeter apart in vacuum exert electrostatic force of 1 dyne on each other, then each charges are of 1 electrostatic unit, 1 ESU। तो ESU का डेफिनेशन हमने देख लिया, समझ लिया अच्छे से कि क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब हम लोग चलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की तरफ। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, EMU।
अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट EMU, और ABC गॉसियन यूनिट, प्रैक्टिकल यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, AB कूलम। क्या है वो देखना। ये कोई वायर है, इससे करंट फ्लो कर रही है। अब CGS सिस्टम में इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट CGS यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का CGS यूनिट होता है क्या? AB एम्पियर, और 1 AB एम्पियर इक्वल होता है 10 एम्पियर के। कितने एम्पियर के? 10 एम्पियर के। 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू 10 एम्पियर। तो अब AB कूलम्ब का डेफिनेशन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट का डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि अगर किसी वायर से करंट फ्लो कर रही है, कुछ देर तक फ्लो करेगी तो यहाँ चार्ज फ्लो होगा। चार्ज फ्लोन जो होता है Q इज इक्वल टू होता है I इंटू T। अब यहाँ देखना, अगर 1 CGS यूनिट इलेक्ट्रिक करंट 1 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो करता है किसी वायर से, 1 CGS यूनिट मतलब 1 AB एम्पियर, 1 AB एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट अगर 1 सेकेंड तक फ्लो करे किसी वायर से, तो उसके किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट कितना होगा? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट या 1 AB कूलम। देखना, Q इज इक्वल टू I की जगह रखता हूँ 1 AB एम्पियर और T की जगह रखता हूँ 1 सेकेंड। 1 AB एम्पियर इज इक्वल टू कितना एम्पियर? 10 एम्पियर। तो यहाँ पे लिखता हूँ 10 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, ये हो गया 10 एम्पियर सेकेंड। और 10 एम्पियर सेकेंड को क्या कहते हैं? कूलम। इसका मतलब क्या है कि एक CGS यूनिट जो होता है, EMU जो होता है, वो 10 कूलम्ब के इक्वल होता है। ठीक है। डेफिनेशन क्या कहता है AB कूलम्ब का कि अगर किसी वायर से 1 AB एम्पियर का करंट T इज इक्वल टू 1 सेकेंड तक कंटिन्यूअसली फ्लो करे, तो उस वायर के किसी भी क्रॉस सेक्शन से फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट होगा 1 AB कूलम। कितना होगा? 1 AB कूलम। तो यहाँ पे देखना, इफ चार्ज फ्लोन, ऐसे करते हैं, इफ एन इलेक्ट्रिक करंट of 1 AB एम्पियर flows through a wire continuously for 1 second, then charge flown through it is 1 AB कूलम और EMU। और यहाँ से हमने देखा कि 1 AB कूलम और 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलम। तो ये बड़ा यूनिट है। बड़ा यूनिट होने की वजह से ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। ये क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट। ये है प्रैक्टिकल यूनिट। CGS सिस्टम का यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट है, कूलम्ब से 10 टाइम्स लार्जर होती है।
अब आगे चलते हैं कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में। आपने फैरेड का नाम सुना होगा, एम्पियर आवर का नाम सुना होगा, तो सम मोर प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो देखना, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज। सम प्रैक्टिकल यूनिट्स ऑफ चार्ज। चार्ज के कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स। फर्स्ट है आपका फैराड, FARAD, सिंबलाइज करते हैं कैपिटल F से। माइकल फैराडे के द्वारा ये यूनिट दिया गया था, तो उनके सम्मान में फैराड कहते हैं। देखना, फैराड होता क्या है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना चार्ज होल्ड करता है उसे कहते हैं 1 फैराड। तो चार्ज होल्ड ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन is 1 farad। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के द्वारा चार्ज होल्ड किया जाता है, उसे कहते हैं 1 फैराड। देखना आप, 1 फैराड इज इक्वल टू, इस तरह से लिखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल में कितना इलेक्ट्रॉन? कोई भी एंटिटी का 1 मोल का मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 2 free 6.022 इंटू 10 to the power 2 free। ये है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। और सिंगल इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका अप्रॉक्स वैल्यू आता है 19,500 कूलम। अप्रॉक्स वैल्यू है ये, यानी 1 फैराड इज इक्वल टू होता है 19,500 कूलम। ये था फर्स्ट प्रैक्टिकल यूनिट, जिसको केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस में बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है। दूसरा यूनिट भी प्रैक्टिकल है, सेकेंड यूनिट, और इसका भी काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। ये है एम्पियर आवर। ये है सेकेंड यूनिट है एम्पियर आवर, कैपिटल A स्मॉल h, एम्पियर आवर। देखना, अगर किसी वायर से I इज इक्वल टू 1 एम्पियर का करंट T इज इक्वल टू 1 आवर तक कंटिन्यूसली फ्लो करे, तो इससे फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट Q इज इक्वल टू क्या होगा? I इंटू टी। ठीक है, देखना, Q इज इक्वल टू I इंटू टी। अगर इस वायर से 1 एम्पियर का करंट कितने देर तक? T इज इक्वल टू 1 आवर तक कंटिन्यूसली फ्लो करे, तो फ्लो करने वाले चार्ज का अमाउंट होगा कितना? 1 एम्पियर आवर। तो 1 एम्पियर इंटू 1 आवर की जगह क्या लिखेंगे? 1 आवर में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, यानी 60 इंटू 60 सेकेंड। तो ये हो गया कितना? 3600 एम्पियर सेकेंड। और एम्पियर सेकेंड क्या होता है? कूलम, यानी ये हो गया 3600 कूलम। यानी कि 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। तो इसका डेफिनेशन क्या है? इफ़ एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1 एम्पियर continuously
continuously flows for 1 hour through a conductor, then charge flown is 1 ampere hour, और 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू कितना, 3600 कूलम। अब नोट में लिखिए, 2000 का नोट जो गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देने के लिए रखे हैं उसको निकालिए और उस पर लिख डालिए। क्या लिखना है, समटाइम्स electronic charge is also used as unit of charge, और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। यहाँ माइनस लगा देता हूँ क्योंकि एज्यूम करते हैं कि ये कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। थैंक यू, अभी इतना ही। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, साथ ही साथ पढ़ेंगे एब्सोल्यूट चार्ज एंड रिलेटिव चार्ज। थैंक यू।